आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ऐसे समय बांग्लादेश में हैं जब वो अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है, यानी बांग्लादेश को आजाद हुए बने उसके निर्माण को 50 साल हो चुके हैं। इसलिए बांग्लादेश के लिए यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे आपके लिए। आपने पाकिस्तान के बारे में तो बहुत बातचीत कर ली, पाकिस्तान के बारे में आपकी जानकारी भी बहुत है, लेकिन बांग्लादेश को हमारे देश का मीडिया अक्सर भूल जाता है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे मोहम्मद अली जिन्ना की एक गलती पाकिस्तान को विभाजन की तरफ ले गई और कैसे बांग्लादेश की आजादी के नायक रहे शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की उन्हीं के देश में निर्ममता से हत्या कर दी गई। यह बात वर्ष 1975 की है। उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री शेख हसीना जर्मनी में थी, और अगर वो भी उस समय बांग्लादेश में होती तो वहां की सेना उनकी भी हत्या कर देती। आज हम आपको बांग्लादेश से जुड़े इन सभी दिलचस्प किस्सों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर अब तक का लेटेस्ट अपडेट देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:30 बजे बांग्लादेश के राजधानी ढाका पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद एयरपोर्ट जाकर उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को फूलों का एक सुंदर सा गुलदस्ता भेंट किया, और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का विमान जिस समय बांग्लादेश पहुंचा उस समय उसमें कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज भी रखी हुई थी, जो कल एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बांग्लादेश को देंगे। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वो सबसे पहले ढाका के सावर में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। सारी तस्वीरें आज की हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत सारी कहानी तो आपको आज इन तस्वीरों के जरिए ही समझ में आ जाएगी। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है, और ये भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की कहानी है जो इस समय आप देख रहे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल में उन्होंने 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, और बाद में बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह पर आयोजित एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान बांग्लादेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। और आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी में इंदिरा गांधी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान को याद किया। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की ये तमाम बातें सुनाते हैं। बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। On 15 August 1975, when my father, the father of the nation,
and all the members of my family were brutally assassinated. We two sisters survived with my two children, Saima and Shoji Wajid Joy. We were on a visit to Germany, where my husband was working. Maybe that is why our lives were saved. But we had no place to go after this terrible incident. My husband, a nuclear scientist, was there. But there was no space for us to stay. At that time, Marshal Tito and the Prime Minister Indira Gandhi contacted us, and they gave us a place to stay in Delhi. We tried to honor the countries who had helped us during our liberation war. In recognition of the outstanding contribution to our liberation war, we have dedicated the Independence Award to the late Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi. आज बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिले 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस आजादी के नायक थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिता हैं। उनका जन्म 17 मार्च 1920 को बंगाल के गोपालगंज जिले के तुंगीपारा गांव में हुआ था और उस समय भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन था और गोपालगंज, जो अब बांग्लादेश में है, वो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तब शेख मुजीबुर रहमान के पिता शेख लुत्फुर रहमान गोपालगंज सिविल कोर्ट में एक क्लर्क की नौकरी करते थे और उनकी मां का नाम शेख सायरा खातून था। हालांकि शेख मुजीबुर रहमान 1940 में सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए थे जब वो ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में शामिल हुए, और यह वही समय था जब मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ था और तब मोहम्मद अली जिन्ना इसका नेतृत्व कर रहे थे। यह बात 1940 की है। हालांकि जब आजादी से पहले वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तब शेख मुजीबुर रहमान मुस्लिम लीग की राजनीति का हिस्सा थे और मुस्लिम लीग इस आंदोलन का हिस्सा नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना को उस समय यह लगता था कि दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का आंदोलन करना सही नहीं होगा। हालांकि वो ऐसा करके कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। इस आंदोलन के दौरान शेख मुजीबुर रहमान कलकत्ता में थे और वहां के इस्लामिया कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, जिसका नाम अब बदलकर मौलाना आजाद कॉलेज हो चुका है। ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई के दौरान ही शेख मुजीबुर रहमान छात्र इकाई से निकलकर मुस्लिम लीग पार्टी का हिस्सा बन गए। मुस्लिम लीग उस समय अलग देश पाकिस्तान की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही थी और उस दौरान 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। इन दंगों ने धार्मिक सौहार्द के साथ सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ दिया और महात्मा गांधी इससे नाराज भी थे। इतिहास में इस समय को 1946 की कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। इन दंगों का प्रमुख कारण था मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया एक नारा, और यह नारा था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसका मकसद था अलग देश पाकिस्तान की मांग को लोगों के सामने रखना और इसके लिए समर्थन जुटाना। और बड़ी बात यह है कि इन दंगों का आरोप मुस्लिम लीग के बंगाली नेता हुसैन शहीद सोहरावर्दी पर लगा था और कहा जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान डायरेक्ट एक्शन डे के समय उनके बहुत नजदीकी थे। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ और विभाजन के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया, तब शेख मुजीबुर रहमान ढाका चले गए और उस समय तक शेख मुजीबुर रहमान मुस्लिम लीग की राजनीति का ही हिस्सा थे और पाकिस्तान के गठन में अपना सहयोग दे रहे थे, यानी वो चाहते थे कि पाकिस्तान बने। हालांकि 1949 में उनकी राजनीति बदली और वो पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग नाम की पार्टी में शामिल हो गए। बड़ी बात यह है कि इस पार्टी का गठन हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने ही किया था और उनकी दो मांगें थी। पहली ये कि वो पूर्वी पाकिस्तान के लिए बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा दिलवाना चाहते थे और दूसरी मांग थी पूर्वी पाकिस्तान के लिए ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक अधिकार।
इस पार्टी का गठन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना इससे 1 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और तारीख थी 21 मार्च 1948। तब जिन्ना ने ढाका में एक घोषणा की थी कि पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा उर्दू रहेगी। यानी पाकिस्तान देश तो बन गया, लेकिन उर्दू और बांग्ला भाषा ने राजनीतिक टकराव पैदा कर दिए। और जिन्ना की जो सबसे बड़ी गलती थी वो यही थी कि जिन्ना ने यह कह दिया कि पूर्वी पाकिस्तान की औपचारिक आधिकारिक भाषा भी उर्दू रहेगी, बंगाली नहीं रहेगी। आज जब आप अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाते हैं तब आपको यह भी याद रखना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि में बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी है। उस समय उर्दू भाषा को थोपने के विरोध में वहां के छात्रों ने बड़ा जुलूस निकाला था और पाकिस्तान की सेना ने क्रूरता दिखाते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसाई। तब इसमें 4 छात्र मारे गए थे और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की संयुक्त राष्ट्र को प्रेरणा मिली थी। अब समझने वाली बात यह है कि शेख मुजीबुर रहमान इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और पश्चिमी पाकिस्तान से चलने वाली सरकार को चुनौती दे रहे थे। 1954 में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में हुए प्रांतीय चुनाव में जीत हासिल की और विधानसभा में पहुंच गए। वर्ष 1956 में वो पूर्वी पाकिस्तान के उद्योग मंत्री और श्रम मंत्री भी रहे। हालांकि 1958 में जब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने पूरे देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया, तब पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष और निराशा की भावना बढ़ गई। उस समय शेख मुजीबुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वो इस दौरान वर्ष 1961 तक जेल में बंद रहे। हालांकि रिहाई के बाद भी जब उन्होंने मार्शल लॉ का विरोध जारी रखा तो 1962 में उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय शेख मुजीबुर रहमान ये नहीं जानते थे कि समय के साथ उनकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। यह बात वर्ष 1963 की है जब हुसैन शहीद सुहरावर्दी की मौत हो गई और शेख मुजीबुर रहमान आवामी लीग के अध्यक्ष बन गए। आने वाले वर्षों में उन्होंने लगातार मार्शल लॉ का विरोध किया और पूर्वी पाकिस्तान के लिए ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग की। इसे उनकी 6 सूत्रीय मांगों के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रमुख थी पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, पूर्वी पाकिस्तान को अपनी अलग करेंसी छापने और एक अलग केंद्रीय बैंक का अधिकार मिले। इसके अलावा तब उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लिए अलग सेना की मांग भी रखी थी और ये मांगें उस समय पाकिस्तान की सरकार को परेशान कर रही थी। तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान काफी चिंता में थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 1968 में मुजीबुर रहमान को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया और उन्हें अगरतला षड्यंत्र केस में 2 साल की सजा मिली। पाकिस्तान सरकार का आरोप था कि उस समय त्रिपुरा के अगरतला शहर में शेख मुजीबुर रहमान ने भारत की मदद से पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश रची थी, इसलिए इसे अगरतला षड्यंत्र केस कहते हैं। पाकिस्तान सरकार की इन कोशिशों से शेख मुजीबुर रहमान को ही फायदा हुआ और लोगों के बीच वो और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। उस समय मुश्किल ये थी कि पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक चल रही थी और अयूब खान ने पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य शक्तियां जनरल याह्या खान को सौंप दी और याह्या खान ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए दिसंबर 1970 में पाकिस्तान के पहले आम चुनावों की घोषणा की और इसके लिए शेख मुजीबुर रहमान को भी जेल से छोड़ दिया गया। याह्या खान के लिए फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीटों में से 167 सीटें जीत ली, जो अपने आप में ऐतिहासिक था। सोचिए, ये पाकिस्तान के पहले चुनाव थे जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 88 सीटें ही जीत पाई थी। यानी पूर्वी पाकिस्तान ने अपना जनमत पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था और वो मुजीबुर रहमान के साथ था। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान से चलती थी, जहां कुल मिलाकर 144 सीटें थीं, लेकिन सरकार बनाने में अहम रोल पूर्वी पाकिस्तान का था, जहां लोगों का समर्थन शेख मुजीबुर रहमान के साथ था। तो आप सोच लीजिए, कुल मिलाकर कुल 313 सीटें थीं तब पूरे पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान में इनमें से 169 सीटें थीं और 169 में से 167 सीटें मुजीबुर रहमान की पार्टी ने तब जीत ली थीं। इसका मतलब यह था कि वो अपने दम पर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि भुट्टो की पार्टी थी सिर्फ 88 सीटें जीत पाई थी। तो सोच लीजिए, पाकिस्तान के पहले चुनाव में ही भुट्टो की पार्टी हार गई थी। कायदे से शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे, वो बन सकते थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान ने इस फैसले को नहीं माना और
इन चुनावों को रद्द कराकर एक बार फिर से मार्शल लॉ लागू कर दिया, यानी चुनाव के नतीजे बेअसर हो गए। इस बार के मार्शल लॉ ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को रोष से भर दिया। गुस्से में आ गए वो लोग और अलग देश बांग्लादेश की मांग ने जोर पकड़ लिया। विभाजन से बचने के लिए ही तब पाकिस्तान ने 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था, जिसके तहत शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान की मियांवाली जेल में बंद कर दिया गया था। अब आप सोचिए, इस चुनाव में अगर मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते और ये अपने आप में इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता। और अगर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद बांग्लादेश भी न बनता और तब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश के लिए यानी पूर्वी पाकिस्तान के लिए कई बड़े फैसले ले सकते थे। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के भी इतने करीब पहुंच चुके थे। आप समझ लीजिए कि उस कुर्सी को हाथ लगाकर वो वापस लौट आए थे। ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान 25 मार्च की रात को बांग्लादेश की सड़कों पर काफी खून खराबा हुआ और ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की सेना ने सैकड़ों छात्रों की हत्या कर दी। उस समय गिरफ्तारी से पहले शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दी थी और यह संदेश उस समय रेडियो पर प्रसारित हुआ था। इसी के बाद 17 अप्रैल 1971 को कलकत्ता में बांग्लादेश की पहली अस्थायी सरकार का गठन हुआ और भारत ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के नरसंहार को रोकने के लिए मुक्ति वाहिनी संगठन को ट्रेनिंग देनी शुरू की, जिसने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ संघर्ष किया। दिसंबर आते आते भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में आमने सामने आ गए और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कड़े फैसलों और युद्ध नीति ने पाकिस्तान को 14 दिनों में ही घुटनों पर ला दिया। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पाकिस्तान ने ही सबसे पहले भारतीय वायुसेना के 11 हवाई अड्डों पर हमला किया था। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तब तक भारतीय सेना उसके 93,000 सैनिकों को बंदी बना चुकी थी, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बंदी बनाए गए सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने 8 जनवरी 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया और इसके बाद वो वहां से सीधे इंग्लैंड चले गए। हालांकि उनके पहले इंग्लैंड जाने की वजह आज तक साफ नहीं हो पाई। असल में इंग्लैंड जाने से पहले उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें इंग्लैंड का फैसला जाने का फैसला भुट्टो का है और कहा जाता है कि भुट्टो मुजीबुर रहमान को सीधे दिल्ली या ढाका भेजने के खिलाफ थे, क्योंकि ऐसा करना पाकिस्तान के लिए और शर्मनाक होता। यह वो यात्रा थी जिसे तय करते हुए शेख मुजीबुर रहमान एक नेता से बांग्लादेश के जातिर पिता यानी राष्ट्रपिता बने। हालांकि उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। इसलिए आज आपको यह भी समझना चाहिए कि जिस नेता ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उन्हें उनके परिवार की इसी बांग्लादेश में हत्या भी कर दी गई। 1975 की बात है। उस समय शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे और सेना में उनके खिलाफ काफी असंतोष था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त 1975 को, जिस दिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक उसी दिन सेना की कुछ टुकड़ियों ने ढाका में उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया। शेख मुजीबुर रहमान के ढाका में 3 घर थे और तीनों घरों पर सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान के रिश्तेदार, जिनका नाम था अब्दुल रब सेरानिबात, उनके घर पर हमला हुआ। वो मुजीबुर रहमान की सरकार में मंत्री भी थे। उनकी हत्या हुई और धीरे धीरे सेना ने मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को, मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके बेटों की पत्नी, उनके बच्चे, सबको मौत के घाट निर्ममता से उतार दिया। In our independence war, we always remember the contribution of India. I remember with great anguish and sadness the 15th of August 1975, which is a dark night for Bangladesh,
when Bangabandhu, the father of the nation, was assassinated, and my mother, Sheikh Fazilunnisa Mujib, my three brothers, freedom fighter Captain Sheikh Kamal, freedom fighter Lieutenant Sheikh Jamal, my two sisters-in-law Sultana Kamal and Rosie Jamal, Lieutenant Sheikh Jamal, and my 10-year-old brother Russell, my only uncle, freedom fighter Sheikh Abu Nasir, who were brutally assassinated by the killers on 15th August 1975, and all the martyrs who bore martyrdom on that night. My father's military secretary, Colonel Jamil, had rushed to the spot to save the president, but he was also brutally murdered. I pray for the salvation of all departed souls. आज आपको यह भी समझना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कैसे पूर्वी पाकिस्तान को समझने में सबसे बड़ी भूल की और इसीलिए बांग्लादेश बना। इसे समझने के लिए 75 वर्ष पीछे चलते हैं। ये बात 1946 की है। उस समय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने कहा था, मुझे मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान बनाने की मांग में कई खतरे दिखते हैं। बंगाल पर जिन्ना ने अभी तक ध्यान नहीं दिया और वो ये नहीं जानते कि बंगाल बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज नहीं तो कल बंगाल के लोग इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। इसके बाद वो कहते हैं, मुझे यकीन है कि पूर्वी पाकिस्तान कभी पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व को सहन नहीं करेगा। ये दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। सिर्फ मुसलमान होना किसी देश की एकता के लिए काफी नहीं है। उन्होंने जिन्ना को ये चेतावनी पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले दी थी, लेकिन जिन्ना ने इसे नजरअंदाज किया और इस अनदेखी का ही परिणाम था कि 1947 से ही पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच आपसी मतभेद होने लगे। इसकी कई वजहें थीं। भाषा को लेकर विवाद भी इन्हीं में से एक था। जिन्ना पाकिस्तान बनवाने में तो सफल हो गए, लेकिन वो इस चीज को समझ नहीं पाए कि जहां हिंदुस्तानी पहचान सदियों पुरानी है, पाकिस्तान नाम का जन्म ही आजादी से कुछ वर्ष पहले हुआ था। जिन्ना मानते थे कि इस्लाम सिंधी मुसलमान, पंजाबी मुसलमान, पठान और बंगाली मुसलमानों को एक करने में कामयाब रहेगा, क्योंकि वो समझते थे कि इस्लाम एक यूनिफायर की तरह काम करेगा। क्योंकि ये सारे लोग इस्लाम को मानते हैं, ये इकट्ठे हो जाएंगे। उन्हें लगता था कि अगर इन सभी क्षेत्रों पर उर्दू भाषा थोप दी जाए तो वो सांस्कृतिक रूप से भी अलग अलग लोगों को एक डोर में बांध सकते हैं। ऐसा करते हुए वो ये भूल गए कि बंगाली मुसलमानों के लिए उनकी बंगाली पहचान बहुत महत्वपूर्ण थी, उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितना उनका धर्म था। और ये गलती जिन्ना ने 1948 में की, जब वो पूर्वी पाकिस्तान के अपने पहले और आखिरी दौरे पर गए। तब उन्होंने ढाका में खुलेआम ये ऐलान किया कि उर्दू ही पूरे पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा रहेगी। आज मैं जिन्ना के उस भाषण की कॉपी लाया हूं और इसमें उन्होंने क्या कहा था आपको थोड़ा पढ़कर बताता हूं। जिन्ना ने अपने भाषण में कहा, बट लेट मी मेक इट क्लियर टू यू दैट द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान is going to be Urdu and no other language. Anyone who tries to mislead you is merely the enemy of Pakistan. Without one state language, no nation can remain tied up solidly together and function. Look at the history of other countries. Therefore, so far as the state language is concerned, Pakistan's language should be Urdu, but as I have said, it will come in time. तो उन्होंने बहुत सख्ती से ये बात पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बता दी थी आते ही 1948 में ही कि जो आधिकारिक भाषा रहेगी, जो स्टेट लैंग्वेज रहेगी, वो उर्दू रहेगी। आज ये समझने का दिन है कि अगर 1970 के आम चुनाव में बहुमत मिलने के बाद शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते और उनके खिलाफ षड्यंत्र नहीं होता, तो आज परिस्थितियां क्या होती, क्या परिस्थितियां होती देखिए। अगर शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बन जाते तो बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र कभी नहीं बनता और ना ही 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ होता। पाकिस्तान में सत्ता का केंद्र इस्लामाबाद की जगह शायद पूर्वी पाकिस्तान का ढाका बन जाता, जो अभी बांग्लादेश की राजधानी है। और इसका एक बड़ा परिणाम यह भी हो सकता था कि पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी नीतियों को छोड़कर अपनी देश की जनता के विकास और सामाजिक ढांचे को समृद्ध बनाने के लिए काम करता, जैसा पाकिस्तान के विभाजन के बाद बांग्लादेश में हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने यह काम कभी नहीं किया। आज आजादी के 50 साल बाद जहां बांग्लादेश आर्थिक
और सामाजिक विकास में तेजी से बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान आज भी भारत विरोध तक ही सीमित है और उसे दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के लिए ही जाना जाता है। एक उदाहरण यह भी है कि आज दुनिया में पोलियो की बीमारी सिर्फ चुनिंदा देशों में है, जिनमें पाकिस्तान सबसे ऊपर आता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाने वाले मुजीबुर रहमान ने पॉलिटिकल ट्रेनिंग एक तरीके से कलकत्ता में ही हासिल की। वो कलकत्ता के बाकर हॉस्टल में रहा करते थे और यहां से अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए एक होटल में नौकरी करते थे। कलकत्ता के बाकर हॉस्टल का कमरा नंबर 24 आज एक म्यूजियम में बदल चुका है और आज हमने कलकत्ता के इस हॉस्टल से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो आपको आज देखनी चाहिए। बांग्लादेश के आर्किटेक्ट शेख मुजीबुर रहमान की यादें बाकर हॉस्टल के जर्रे जर्रे में जिंदा हैं। इसीलिए आज जश्न का एक दिया ढाका में जला तो दूसरा बाकर हॉस्टल के कमरा नंबर 24 में। इस हॉस्टल की दीवारों पर आज भी मुजीबुर रहमान की तस्वीरें लगी हैं। मुजीबुर रहमान का कोलकाता कनेक्शन आजादी से पहले का है, जिसे हम 2 फेज में बांट सकते हैं। पहला 1934 से 1938 के बीच। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और उन्हें अक्सर मेडिकल सुविधाओं की जरूरत पड़ती थी। और दूसरा 1942 से 1947 के बीच। लेकिन इन 5 सालों तक उनका कोलकाता में रहना टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां से जब वो अपने गांव गोपालगंज लौटे तो उनकी मुलाकात बंगाल के तत्कालीन लेबर मिनिस्टर H.H. सुहरावर्दी से हुई। कहते हैं तब तत्कालीन मंत्री सुहरावर्दी ने मुजीबुर के अंदर छिपे नेता को पहचाना। मुजीबुर का कोलकाता कनेक्शन एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। पहली बार उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सीख कोलकाता में ही मिली। अपनी स्टूडेंट लाइफ में इसी हॉस्टल में रहते हुए मुजीबुर रहमान ने होटल का व्यवसाय शुरू किया, जिससे वो पढ़ाई का खर्च खुद उठा सके। तभी उनके भीतर एक लीडर बनने के गुण उभरने लगे थे। पहले अपने साथियों का नेतृत्व करने उतरे, फिर धीरे धीरे कॉलेज लीडरशिप में उतर आए। इसी दौरान उन्होंने मुस्लिम छात्रों के लिए अलग राज्य की मांग उठाई। 1943 में बंगाल में भयंकर सूखा पड़ा, कई लोग मारे गए। इस दौरान मुजीबुर रहमान लोगों की मदद के लिए उतर पड़े। उन्होंने राहत और बचाव कार्य चलाया। कोलकाता के मुस्लिम लीग सेंट्रल दफ्तर में रसोई की शुरुआत की, जिसमें लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता था। 1946 में कोलकाता दंगों के दौरान भी मुजीबुर ने हिंदू मुसलमान सबकी मदद की। बाद में मुजीबुर रहमान ने बंगाल को एक रखने के लिए तत्कालीन श्रम मंत्री के साथ आंदोलन भी किया। 1947 में बंगाल में रहने वाले कई बंगाली मुसलमान ये चाहते थे कि कोलकाता पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, लेकिन मुजीबुर इसके खिलाफ थे। आज यह हॉस्टल एक म्यूजियम में बदल चुका है, जहां आज भी हजारों लोग मुजीबुर रहमान को देखने और समझने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.